यह दिन यानी 12 अगस्त 2026 हम जिनको डेडिकेट कर रहे हैं, आइए कुछ क्षणों के लिए उनकी प्रेरणादायी यात्रा को पर्दे पर देखें। प्रस्तुत है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के स्वप्न दृष्टा पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवन यात्रा की झलक। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की तरह ही बहुत सारे लोग उनके घर पर अक्सर आया भी करते थे। और शायद राष्ट्रवादी लोगों के बीच पले बड़े होने की वजह से विक्रम साराभाई के अंदर भी बचपन से ही देशभक्ति जागी और वह छोटी उम्र से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। और फिर इसी कड़ी में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात से ही पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया और वहां जाकर उन्होंने विज्ञान से संबंधित कई सारे उपाधियां हासिल की। हालांकि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने पर वह भारत वापस लौट आए और यहाँ पर बेंगलुरु में उन्होंने सीवी रमन के साथ कई सारे रिसर्च की। और फिर जब विक्रम साराभाई के रिसर्च की चर्चाएं चारों तरफ होने लगी तब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें DSc की उपाधि से सम्मानित किया। और फिर 1942 में साराभाई ने उस समय की प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मृणालिनी से शादी की। हालांकि कहा जाता है कि उनकी शादी में घर के कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था और साराभाई के भी परिवार के लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हुए थे। और फिर इसी तरह से आगे चलकर 1947 में भारत भी अंग्रेजों से आजाद हो गया और अब आजादी के बाद विक्रम साराभाई ने 28 साल की उम्र में PRL यानी कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस लेबोरेटरी की शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि शाहीबाग अहमदाबाद स्थित अपने घर के ही एक कमरे से की। और दोस्तों, यहीं से एक तरह भारतीय स्पेस एजेंसी की शुरुआत हुई। हालांकि आगे चलकर 1952 में जब और भी जगह की जरूरत पड़ी तब डॉक्टर CV रमन ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के नए कैंपस की बुनियाद रखी। और दोस्तों, इन्हीं महान लोगों की कोशिशों की वजह से ही इसरो जैसी विश्व स्तरीय संस्था हमारे देश में मौजूद है। और फिर अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम स्थित रिसर्च सेंटर पर विक्रम साराभाई ने अपनी जी जान लगा दी। और दोस्तों, अब उनकी चाहत थी कि भारत भी और विकसित देशों की तरह ही अपने उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेज सके। और फिर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए उन्होंने त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की। और दोस्तों, डॉक्टर साराभाई ने ही अब्दुल कलाम जी का भी इंटरव्यू लिया था। यहाँ तक कि उन्हीं के सपोर्ट से ही कलाम साहब आगे चलकर देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। और दोस्तों, एक बार APJ अब्दुल कलाम ने खुद ही कहा था कि विक्रम साराभाई ने मुझ जैसे नए चेहरे पर विश्वास जताया और उन्हीं की वजह से ही मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की प्रतिभा निकल कर सामने आई। साथ ही कलाम जी का ही कहना था कि जब भी मैं किसी काम में फेल होता तब वो हमेशा ही मेरे साथ खड़े होते थे। इसके अलावा IIM की स्थापना की बात हो या फिर नए नए रिसर्च सेंटर खोलने की, हर तरह के सामाजिक कामों में विक्रम साराभाई हमेशा आगे रहा करते थे। और उनके योगदान को ही देखते हुए भारत सरकार की तरफ से 1966 और 1972 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हालांकि 20 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई अपने साथियों के साथ थुम्बा गए हुए थे, जहां पर एक रॉकेट की लॉन्चिंग थी। लेकिन दिन भर वहां की तैयारी देखने के बाद से जब वो अपने होटल वापस लौटे तब उसी रात अचानक ही उनका देहांत हो गया। हालांकि दोस्तों, भले ही विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद से देश ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जिसकी बुनियाद डॉक्टर साराभाई ने ही तैयार की। और उम्मीद करते हैं कि आपको भारतीय स्पेस एजेंसी के फाउंडर डॉक्टर साराभाई की यह कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवन के बारे में एक शॉर्ट फिल्म संक्षिप्त झलक आप लोगों ने देखी। बोलिए। मैं चाहता हूं कि अपना भारत एक लोकतांत्रिक समानता से और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहे, पूरी कंट्री से सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 पर रहे। और यहाँ के हर स्टूडेंट बहुत ही टैलेंटेड और बहुत आगे जाए और सभी कुछ ना कुछ आगे जाके कुछ साइंटिस्ट बने और कुछ बड़ा करे, अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ करे। बस मैं यही चाहता हूँ।
कार्यक्रम के हम उस विशेष और उत्साहपूर्ण चरण में पहुंच चुके हैं जहां हम विद्यार्थियों की प्रतिभा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का सम्मान करेंगे। पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती पर हमने ऐसे एंड पोस्टर कंपटीशन आयोजित किया था और उसका विषय था अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की विकास यात्रा। इंग्लिश में मैं बता दे रही हूँ, इंडियाज़ जर्नी इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कुल 120 प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और पोस्टर कंपटीशन का रिजल्ट मेरे हाथ में आ चुका है ना। अब धक धक हो रही होगी सबको, क्या होगा, किसको मिलेगा। सो बिफोर अनाउंसिंग द रिजल्ट, कुछ लाइंस में हमारे आज के जो विनर्स हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि जिन माइंड्स ने सोचा था कुछ नया, जिन हैंड्स ने रचा था कुछ नया, उन्हीं यंग अचीवर्स की आज है बारी, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से जीत ली है बाजी सारी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के विनर्स के लिए। और अपनी जगह बनाई है तनिषा फ्रॉम ज्ञान सागर। तनिषा भारत का अंतरिक्ष भविष्य के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि हम नई नई खोज करें, स्पेस के बारे में सर्च करें, जिससे हम आगे विकसित भारत में हमारे भारत को विकसित करने में मदद मिले। बस इतना ही थे। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणिनी के चरणों में सादर नमन। धन्यवाद भौतिकी मंच को संचालन करने वाली मैडम और इस मंच का प्रणाम हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे कलीग्स और माय डियर स्टूडेंट्स। आपका हौसला बढ़े इसलिए मैं भी चिट्ठी उठा लिया हूँ और इसी के अकॉर्डिंग दो शब्द कहूँ तो एज अ साइंस स्टूडेंट, जब बच्चा साइंस लेता है, मेरे पास टॉपिक है एआई और रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान की नई क्रांति। चलिए इस पर बोलते हैं, क्योंकि कल ही मैंने एक मूवी देखी, मुझे इतनी जल्दी चांस मिलेगा बोलने का ऐसा सोचा नहीं। देखिए, जब बच्चा साइंस लेता है तो लगभग दबा हुआ सा साइंटिस्ट तो उसके अंदर होता है या नहीं होता है? महज मस्ती करने के लिए कोई बच्चा साइंस, ऐसा हुआ है क्या? कहीं ना कहीं किसी के अंदर डॉक्टर तो किसी के अंदर इंजीनियर, और किसी के अंदर डॉक्टर इंजीनियर नहीं तो अ क्यूरियोसिटी पर्सन इज हाइडेड। एक जिज्ञासु आदमी तो छुपा ही रहता है कि कुछ ना कुछ मुझे सीखना है। और वर्तमान जिस दौर में और प्रतिस्पर्धा के दौर से हम लोग निकल रहे हैं, तो यूं कहूँगा कि जो हमने सोचा है, अक्सर ऐसा नहीं होता कि इंसान जो चाहता है वो बन जाए, परिस्थितियां भी उसे बनाती, और ज्यादातर अगर परिस्थितियां बनाती है तो टीचर ही बना देती है। कुछ और न बना पाई तो क्या बना देती है? टीचर। जब मैं आपकी उम्र में था 12th में, तो मैं सोचता था कि बड़ी भयानक समस्या बनकर ग्लोबल वार्मिंग फ्यूचर में आने वाला है, और एज अ साइंटिस्ट अगर मैं साइंटिस्ट बन गया और ऐसे केमिस्ट्री हैंड, तो मैं पहला काम ये करूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिपार्ट कर दूंगा और कार्बन को कई किलोमीटर नीचे तक जमीन के नीचे ले जाऊंगा, ताकि जो कोल स्टोरेज आपका खत्म हो रहा है या जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहा है, मैं कार्बन से उसे फिर से रीस्टोर करूं और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दूं। मैं कहां पर? एटमॉस्फेयर में। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ही। और यू विल बी सरप्राइज दैट कि 3 या 4 साल पहले मैं गोरखपुर में विजिट पे था। नए नए योगी जी मुख्यमंत्री बने थे और मेरे मामा वहाँ रहते हैं। मेरे मामा का जो छोटा लड़का है वो भी गवर्नमेंट टीचर है। मैं उससे यही सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा था। उसने कहा कि भैया ये मशीन चाइना ने ये मशीन बना दी है, इससे वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल अभी हुआ नहीं, पर काम तो इस पर। मैं मैडम के साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय में एज जज गया था लास्ट ईयर, और वहाँ पर भी एक बच्ची ने ये मॉडल रिप्रेजेंट किया
और मैडम ने मुझे बोला कि पांडे जी आपको क्वेश्चनिंग करना है। उसने एक एपरेटस बनाया जिसमें बताया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को हम कुछ केमिकल्स के थ्रू, वहाँ पर उसने उस समय पर रुई रखी थी, कॉटन्स रखी थी और आगे की ओर बताया था कि हम इस तरीके से कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। ताकि थोड़ी देर पहले सर यहाँ से बोल रहे थे कि कैसे इस रूम को विदाउट एनी अप्लायंसेस आप ठंडा रख पाएंगे, या राजस्थान के किसी स्कूल का सर उदाहरण दे रहे थे। तो बच्चों, साइंटिस्ट सबके मन में है, साइंटिस्ट सबके हृदय में है, कहीं ना कहीं छुपा है। और आज ये मंच था, मैं बैठे बैठे सर को थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि कितना अच्छा आपको उन्होंने पंच करना सिखाया कि इन एवरीडे लाइफ वी यूज साइंस बट वी थिंक समथिंग न्यू। हमेशा आप नया सोच सकते हैं अपने आसपास को ठंडा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए या शुद्ध रखने के लिए। ईंट का सारे बच्चे उपयोग बता रहे थे। मैंने तब ध्यान से सुना नहीं कि ईंट को उठा के मारने के लिए भी उपयोग किया जाता है, किसी ने बताया हो। ये उपयोग शायद कोई न बता पाया हो। ईंट का यूज वेट के रूप में भी किया जाता है। अगर गांव के हाट बाजार में कभी गए हो तो पत्थर ईंट से वो वेट का भी यूज करते हैं। आप सोच सकते हैं इनोवेटिव, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब मैं मेरे टॉपिक पे आ जाता हूँ, एआई और उसके साथ में अंतरिक्ष में भारत की खोज। कल नाइट में एक मूवी देख रहा था, एट द टाइम मुझे उसका नाम तो नहीं याद है, साउथ इंडिया की मूवी थी और ऐसे ही कॉन्स्टेंटली मैं देख रहा था। उसमें यही बताया गया, एक यंग एंटरप्रेन्योर था जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा अमेरिका में और अपना ऑफिस सेटअप करा कहाँ पर, अमेरिका में। एआई को, या अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से मंच से कहा जा रहा था, आप लोग जेनजी हैं, मुझसे ज़्यादा समझते हैं एआई और यूज़ भी करते होंगे चैट जीपीटी। क्या मैं सही हूँ? और नहीं हूँ तो मैंने आपको अभी एक अपॉर्चुनिटी दी है साइंस प्रोजेक्ट लिखने की। आप लोग उसमें इस चीज़ का यूज़ कीजिए, आप इस महत्व को और बेहतर समझ पाएंगे। एआई के डेवलपमेंट जब हुआ तो एआई डेवलपर्स ने कहा कि मैंने एक गलती कर दी। और शायद आप में से कम बच्चे देखते हो, पर मैं बहुत सारा हॉलीवुड मूवी देखता रहा हूँ अपने अतीत में, स्टूडेंट लाइफ में और अभी तक भी, कि साइंस और वंडर ऑफ साइंस का निबंध अगर कभी याद करें तो साइंस बून एंड बैन, ये एक हेड है कि साइंस बून भी है और बैन भी है। जहाँ से इसके पॉजिटिव आपको बेनिफिट्स हैं उतने ही नेगेटिव है। पर फ्यूचर में जो एआई को आप यूज़ कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो, ये एज अ फ्यूचर ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड देखा जा रहा है। बट वी नीडेड फॉर दैट कि उसमें भी आपको एनालिटिकल व्यू अपना ऐड करना होगा। मेरा भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर है केएनआरओ में, और जब छुट्टियों में मेरे साथ में था तो वो बता रहा था कि जिस प्रोग्राम को डेवलप करने में हमें 2-2 महीने लगते थे, अब हम उसे इंस्ट्रक्शन देकर अपने लैपटॉप को छोड़ देते हैं, वो काम करते रहता है। और उसने ये मुझे प्रैक्टिकली दिखाया कि देख मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया है, ये काम कर रहा है। मैंने बोला तू सैलरी किस चीज़ की ले रहा है? मैंने उससे कहा कि तू सैलरी किस चीज़ की ले रहा है? उसने बोला कि इसे एनालिसिस करने की, कि इसने जो कर दिया है क्या वो मेरे नीड को पूरा करता है। इट मीन्स टू से दैट कि एआई का यूज़ फ्यूचर के लिए होना है। जिन बच्चों को मैं अभी साइंस पे लिखने के लिए प्रोजेक्ट पे काम करवा रहा हूँ, उनसे भी मैंने ये कहा कि आप चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए, इसके लिए कहा गया है, बट उसके बाद में आपको अपना वर्क उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एआई फ्यूचर है ग्लोबल वर्ल्ड का, पर उस पर क्या जरूरी है, उस पर क्या नीड्स है, आपका एनालिसिस। ह्यूमन कंट्रोल जरूरी नहीं है, जरूरी है या नहीं है ये बताइए। क्योंकि कुछ समय पहले एक और मैंने मूवी देखा जिसमें एआई बेस्ड फीमेल्स तैयार करता था, साइंटिस्ट एआई बेस्ड फीमेल्स तैयार करता था, और एक फीमेल को बताया गया जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को अपने मुंह पास में कंट्रोल कर लेती है, और देन आफ्टर वो जो साइंटिस्ट का रीज़न था उसे ब्रेक करके वो क्या हो गई, उससे बाहर एस्केप कर गई। तो जब आप इस दिशा में सोचते हैं एआई के बारे में, या कुछ आप में से
जूनियर साइंटिस्ट मेरे सामने बैठे हों और मैथ्स वाले हों और इस लाइन में आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्र वाइड है। जो स्लाइड मैं देख रहा हूँ वहाँ से देखेंगे तो आपकी भूमिका है, पर यह जरूरी है कि मानव नियंत्रण बना रहे। और मानव नियंत्रण बने रहने के लिए जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपके दिमाग के सोचने की टेक्नोलॉजी पर बात किया जा रहा था कि आपके लिए रोज सोचना और तैयार रहना जरूरी है। बस मैं अपनी स्पीच को यहीं अंत करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं एक जनरल चीज़ पूछूंगी जो हर स्टूडेंट फेस करता है, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर आउटपुट नहीं मिलता। बहुत पढ़ाई करते हैं या बहुत किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर हमें उसका आउटपुट नहीं मिलता। ऐसा कोई है? कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, ओके फाइन, इंग्लिश में आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? जैसे सर ने बताया कि हम प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं और उसके बाद सल्यूशन ढूंढने का प्रयास कम करते हैं, हम उसको बार बार बोलते हैं और कोसते हैं, ठीक है? ये होता है सबके साथ, हाँ या ना? एक की आवाज़ आई, हाँ या ना? हाँ। अब मैं आपको एक छोटा सा टिप बोल सकते हो या एक छोटा सा उपाय बोल सकते हो जिसको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, सब्जेक्ट हो, पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, सोशल लाइफ हो, सब में आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। 3H मैं आपको बताने चाह रही हूँ। H समझते हो? H फॉर हॉर्स या हाउस। लाइफ में 3H को हमेशा फॉलो अगर आप करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा दिन परेशान नहीं करेगी, ठीक है? What are the 3H? वेरी फर्स्ट, हेड। पहला क्या है? H, हेड। दूसरा है हार्ट और तीसरा है, क्या हो सकता है? हैंड। कोई भी लाइफ में आप एम अगर चूज करते हो या कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है या कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है, तो सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है दैट इज हेड। हेड मतलब हेड के अंदर क्या होता है? यानी आपको उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के बारे में थिंकिंग बढ़ानी है, सोचना है उसके बारे में। जब आप किसी बारे में सोचेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप उसके बारे में पढ़ने का या जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे अभी आपने आज सुबह से आप विक्रम साराभाई के बारे में सुन रहे हैं, स्पेस साइंस के बारे में सुन रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है घर जाके कुछ ना कुछ हम गूगल करेंगे, कुछ ना कुछ लिटरेचर हम ढूंढेंगे कि ये क्या है, स्पेस क्या है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही जो प्रॉब्लम्स हमको परेशान करती है उसके बारे में सुबह शाम दिन रात दिमाग में आपके चलना चाहिए, थॉट्स गोल गोल घूमना चाहिए, रिवॉल्व होना चाहिए। जब आप सुबह शाम दिन रात किसी चीज़ को सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप उससे क्या हो जाओगे? कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है? कनेक्ट फ्रॉम हार्ट। जिस भी चीज़ को अचीव करना है उसको, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं, कोई हमारी कोई मेथड है, हाइड्रोथर्मल मेथड पे हम लोग काम करते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट में, तो सुबह शाम दिन रात उस मशीन के साथ हम लोग इतने जुड़ जाते हैं कि जरा सी खरोच नहीं होनी चाहिए, जरा सा गंदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई उसको मिसहैंडल कर रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कोई परिवार के व्यक्ति को मिसहैंडल, मतलब चीज़ों के साथ में आपको जिस भी सपने को या जिस भी चीज़ को आप देख रहे हो इमोशनली आप उसके साथ कनेक्ट हो। जब दिन रात सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और जब आप किसी चीज़ के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे तो आप उसको अचीव करने के लिए हैंड यानी एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कुछ ना कुछ उसके अंदर डेली आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट या उस, जैसे इंग्लिश की बात आप लोग कर रहे हैं कि इंग्लिश में हमको प्रॉब्लम आती है, तो डेली आपको एक लिटरेचर या कोई एक पेज इंग्लिश का रीड करना है, उसको समझना है। वो टेक्स्ट बुक भी हो सकती है, ठीक है, वो न्यूज़ चैनल्स हो सकते हैं इंग्लिश के, कोई फॉरेन कंट्री का सीरियल चैनल हो सकता है या मूवी चैनल हो सकता है, कोई नॉवल हो सकती है, ठीक है। इनको जब आप पढ़ेंगे, डेली आपको एफर्ट डालना, आप डेली इंग्लिश का एक पेज पढ़िए ज़ोर ज़ोर से अपने रूम में बैठ के, कोशिश करिए ट्रांसलेट करने की। मैं आपको दावा देती हूँ 1 महीने के बाद आपका लेवल ऑफ इंग्लिश इम्प्रूव होगा ही, पर डेडिकेशन होना चाहिए। सुबह से हेड एंड हार्ट उसमें इन्वॉल्व होना
तो अगली बार कोई भी चीज़ अगर आपको सताए या कोई भी चीज़ अचीव करने की आपको भूख लगे कि नहीं मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, 3H को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें और पूरी डेडिकेशन के साथ करें, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। विज्ञान परिषद प्रयाग उज्जैन शाखा की अध्यक्षा प्रोफेसर स्वाति दुबे मैम को धन्यवाद। डॉक्टर विक्रम साराभाई जयंती के इस अवसर पर स्टूडेंट सिंपोजियम अटेंड करने के लिए यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए। आप सभी का सबसे पहले तो भौतिकी अध्ययनशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको यहाँ लाने का श्रेय जिन्हें जाता है वो आपकी संध्या मैडम और सारे टीचर्स, तो इनको मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि हमें ये अवसर उपलब्ध कराया कि आप लोगों से रूबरू हो सकें, आपको जान सके, पहचान सके। और आप भी यहाँ पर एक ऐसे संस्थान में आकर मुझे लगता है आपको कुछ तो लर्निंग मिली होगी, कुछ तो सीखा होगा, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हुए हम बहुत कुछ देखते हैं। आजकल तो सूचना का युग है, तो हमको पता तो बहुत कुछ रहता है, पर पता होना और देखना इसमें अंतर होता है ना। जो भी हम सोचते हैं और जो भी हम पढ़ते हैं, दूसरों से सुनते हैं, वो यहाँ पे आके समझ में आता है कि हम इतने बड़े संस्थान में अगर आते हैं तो यहाँ पर कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और भी क्या क्या ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भौतिकी अध्ययनशाला में BSc ऑनर्स फिज़िक्स होता है, जिसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो PCM या PCB कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आप मैथ्स के सब्जेक्ट लेंगे, मतलब फिज़िक्स लेंगे, मैथ्स लेंगे, और अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो भी आप फिज़िक्स और साथ में बायो का कोई एक सब्जेक्ट भी ले सकते हो। नई एजुकेशन पॉलिसी में एक मेजर विषय लेना होता है, एक माइनर विषय लेना होता है। तो आप मेजर सब्जेक्ट एक चूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई PCM का स्टूडेंट है और वो मेजर सब्जेक्ट फिज़िक्स लेना चाहता है BSc ऑनर्स करने के लिए, तो उसको एक माइनर भी चूज़ करना होता है। जनरली फिज़िक्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो माइनर मैथ्स लेते हैं। तो ये जो संस्थान है, आप भी हैं, पिछले 2-3 घंटे से यहाँ काफ़ी समय बिताया, तो ये आपके स्वागत के लिए तैयार है। और इसके अलावा यहाँ पर MSc होता है, MSc फिज़िक्स। MSc फिज़िक्स सन 1959 से शुरू हुआ था, 59 में इस्टेब्लिश हुआ ये संस्थान। तब से अनवरत चल रही है MSc की डिग्री। तो BSc पिछले 5 साल से खुला है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा पहले MPhil हुआ करता था, अब MPhil की डिग्री बंद हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पर PhD, साई शिखा मैडम को सुन रहे हैं इतनी देर से, वो यहाँ पर PhD भी कर रही है, रिसर्च स्कॉलर है ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी यहीं से MSc, MPhil और PhD किया है, और आपकी मैडम ने भी यहीं से MSc किया है, संध्या मैडम ने। और यहाँ पे जितने भी टीचर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे वो भी यहीं के MSc हैं, यहीं के PhD हैं। तो स्कूल में होते हुए, पढ़ते हुए, बड़े संस्थानों को देखना, वहाँ की प्रयोगशालाओं को देखना अपने आप में एक अद्भुत अवसर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा। मेरा मैडम से अनुरोध है कि ज़रूर इनसे आप यहाँ की रिपोर्टिंग वॉट एवर दे हैव लर्नड, कुछ तो इनकी तरफ से आप लीजिएगा, ताकि आपको भी समझ आए कि किस तरह के एकेडमिक विजिट का बच्चों पर असर क्या होता है। निश्चित ही हुआ होगा। और 2-3 बातें मैं कहना चाहती हूँ। जैसे सर ने AI की बात कही, तो मैं भी उसके ही आगे जाना चाहती हूँ। हम में से अधिकांश को अगर PCM लेते हैं तो इंजीनियर बनना होता है,
और अगर पीसीबी लेते हैं तो डॉक्टर बनना होता है। इंजीनियर बनना और इंजीनियर बनने का सपना देखना गलत नहीं है, पर आपको पहले ये समझना होगा कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं, या आपके अंदर उस चीज़ के लिए पैशन है कि नहीं, या आपको सही में उस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं। आजकल एक फैसिनेटिंग फील्ड है कि एसी में बैठने मिलेगा और लैपटॉप चलाने मिलेगा 12 घंटे 16 घंटे, है ना, और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, धूप में नहीं निकलना पड़ेगा, काले नहीं होंगे और बैठे बैठे खाते रहेंगे पिज़्ज़ा और बर्गर, तो इंजीनियर बन जाए, है ना। मुझे जो लगता है, मेरे आपके जैसे ही मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं उनकी साइकोलॉजी जानती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। तो ये इस मानसिकता से थोड़ा सा आगे आने की ज़रूरत है हम सभी को। बीइंग यंग जनरेशन, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचिए कि अभी आप बस से आए, टेम्पो से आए, टैक्सी से आए, हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, रॉकेट स्पेस में जाते हैं। क्या ये सब संभव होता अगर हर फील्ड में समान पढ़ाई नहीं हुई होती? किसी ने फिजिक्स पढ़ा, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी, कोई इंजीनियर था, कोई मैकेनिकल इंजीनियर था, कोई सिविल इंजीनियर था। सड़कें इतनी अच्छी है तो सिविल इंजीनियर्स के ज्ञान की बदौलत है ना। और अगर स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो कुछ वैज्ञानिकों की बदौलत है। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध है, और खासकर बहुत सारी लड़कियां दिख रही हैं, तो लड़कियों से भी अनुरोध है कि बिल्कुल निरपेक्ष रूप से सोचने की ज़रूरत है, अपने अंदर सोचने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आखिर में हमें क्या पसंद है। मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा दोस्त जेईई की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं करूँ, मेरी सहेली उसमें एडमिशन ले रही है इसलिए मैं लूँ। पर जब आप भेड़ चाल पर चलते हैं तो बहुत दिनों तक उसको निभा नहीं पाते, रियली निभा नहीं पाते, है ना। मतलब आप करते तो चलोगे खिंच खिंच के बेमन से, बट वो उतना मज़ा नहीं आएगा। मज़ा उस चीज़ में आता है जो वाकई आपके लिए बनी। तो वो बातें होती हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम उद्देश्य ढूंढें कि हम क्यों आए हैं, है ना, पर्पस ढूंढें अपनी लाइफ में। तो एक तरीका तो ये है कि आप पर्पस ढूंढो, लेकिन आप बहुत छोटे हो, अभी आपको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि आप पैशन ढूंढिए कि आपको क्या चीज़ करना ज़्यादा पसंद है ना। हम में से कई बहुत लकी लोग हैं कि जिनके घर में गाइड करने के लिए पेरेंट्स होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, तो वो जनरली भटकने नहीं देते कि सहेली के पीछे नहीं जाते, है ना। तुम किस लायक हो, तुम क्या कर सकते हो, ये जानो। फ्रेंड कहाँ जा रहा है, फ्रेंड कब तक साथ रहेगा, यहाँ के बाद फ्रेंड साथ नहीं रहने वाला। आपको आपकी लाइफ, आपका करियर आपको खुद चलाना। तो बहुत ही ध्यान से ये तय करने की ज़रूरत है कि हम आखिर अपनी लाइफ से चाहते क्या है और हमारी लाइफ का आखिर उद्देश्य क्या है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जितने बहुत सारे अधिकांश शिक्षक ही बैठे हैं यहाँ पर, तो हमें से आप आजकल की जनरेशन में शिक्षक कोई बनना नहीं चाहते, है ना। इवन हम भी नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स टीचर थे, तो हम बोलते थे कि नहीं टीचर तो बनने नहीं, टीचर तो बनने नहीं। लेकिन टीचर बन गए तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा पीसफुल, अगर, और मैं तो एंजॉय करती हूँ पीसफुल इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर आप हमेशा यंगर जनरेशन के टच में, है ना। आपसे हम एनर्जी लेते हैं, हम भले बूढ़े हो गए हैं पर हम एनर्जी यंग लोगों से लेते हैं। इसीलिए आते जाते बात करते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं आए, क्यों है, ये एनर्जी लेने का माध्यम है। और हमको टीचर सबका जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, उसको मैं सबसे फॉर्चुनेट इसलिए समझती हूँ कि यहाँ जो भी आता है, जो भी बच्चे आते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए आते हैं, है ना। डॉक्टर के पास कब जाते हैं, छुटकारा मिले कि सब अगली बार नहीं आना पड़े, ऐसे सोच के जाते हैं ना। फिर वकील के पास क्यों जाते हैं, कुछ समस्या है। पुलिस के पास क्यों जाते हैं, कुछ समस्या है। ये वाला ऐसा वाला प्रोफेशन है कि यहाँ आप अपने प्रोग्रेस के लिए आते हैं, है ना। हर दिन हम कल से बेहतर होने के लिए आते हैं, और आप खुशी से आते हो और खुशी से जाते हो। तो ये बहुत ही भाग्यशाली वो लोग हैं जो टीचिंग को बाय हार्ट एज अ प्रोफेशन चुनते हैं। ये मैं फील करती हूँ। आप में से कई लोग और किसी चीज़ के लिए ऐसा फील करते होंगे, पर मैं जस्ट अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ कि टीचर होना कितने सौभाग्य की बात है ना। और इसी तरह से सेकंड बात मैं विज्ञान से जोड़ना चाहती हूँ कि विज्ञान की पढ़ाई करना भी अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है।
बिकॉज अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो हमारे सर थे प्रोफेसर एस.बी. श्रीवास्तव सर, आप मैडम भी जानती होंगी और यहाँ पे उपस्थित और भी लोग जानते होंगे। वो कहते थे फिजिक्स हैज आंसर ऑफ एवरी W, why, when, what, where, every W का आंसर फिजिक्स के पास है। जो भी ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जब हम उसकी विवेचना करने जाएंगे, जब हम उसको एनालाइज करने जाएंगे, ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, तो फिजिक्स लगेगा। मैं मानती हूँ कि केवल फिजिक्स नहीं लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स इज द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट। लॉजिक है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटा जाता भी नहीं, रट के बहुत आगे पहुंचा नहीं जा सकता। जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम बढ़ नहीं पाएंगे। फिजिक्स को आत्मसात करना जरूरी है और हर एक क्वेश्चन का जवाब भी आपको देता है। जैसे कि आप लोग अभी हम सबके पास मोबाइल है ना, घर पर तो है, यहाँ तो मोबाइल में क्या है अंदर, क्यों ये इतना कॉम्पैक्ट डिवाइस है और सब जानकारी देता है? क्या है उसके अंदर, किससे बना है? चिप, सेमीकंडक्टर चिप्स है ना। आईसी का नाम सुना होगा आपने, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का नाम सुना होगा। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले आप विद्यार्थी हैं, 10th में भी शायद पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। सेमीकंडक्टर्स, physics is the mother of all engineering subjects. Whatever engineering subject you choose, you will get basic principle of physics. है ना। AI की बात करें तो जितने भी AI सेंटर्स चल रहे हैं और खुलते ही जा रहे हैं और आ ही रहे हैं लगातार, तो आपने कभी सोचा कि इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी वही है, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्लाउड्स, है ना। सर्वर बने किस चीज से है? फिजिक्स के प्रिंसिपल। एक बात और कहना चाहती हूँ, AI की अच्छी बातें भी हैं, AI की थोड़ी सी बुरी बातें भी हैं कि AI, हम एक क्वेश्चन अगर चैट जीपीटी से पूछते हैं तो कितना पानी वेस्ट होता है पता है? क्योंकि हर एक AI का जो संयंत्र है उसमें हजारों लीटर पानी पर आवर एज कूलेंट सर्कुलेट करना है ना, पानी, क्योंकि इतनी सारी डिवाइसेस लगी हुई है वहां पे, तो गर्मी को, हीट को कम करने के लिए एज कूलेंट वाटर की आवश्यकता है। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं। मुझे पक्का पता है कि आप हमसे ज़्यादा समझदार पीढ़ी है और बहुत सोच समझ के अपने करियर के लिए निर्णय लेंगे। आपके सक्षम टीचर्स आपके साथ रहेंगे ही। यहाँ आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, पेशेंस के लिए, मुझे सुनने के लिए और इतने सारे स्पीकर्स को सुनने के लिए धन्यवाद। और आगे भी आप जब भी चाहें वहाँ आ सकते हैं, अपनी मैडम से कहें, वो आपको लाएंगी। कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो भी आप उनको पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल आपकी प्रिंसिपल मैडम के पास। एक बार फिर आप सबको अपने स्वर्णिम फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और टीचर्स को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया। धन्यवाद मैम। निश्चित तौर पर स्वाति मैम ने जो भी बातें आपको बताई उससे आपका ज्ञान वर्धन भी हुआ होगा और आप उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। अब ये कार्यक्रम जो है ये अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। अंतिम चरण की ओर जाने से पहले मैं छात्रों में से किसी भी एक या दो बच्चों से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे मंच पर आएँ और उनको कार्यक्रम से, मतलब जो उन्होंने आज सुबह से शाम तक अभी अटेंड किया, उसके बारे में फीडबैक अपना दें कि उन्हें कैसा लगा, वो क्या और आगे चाहते हैं कि वो उनके लिए क्या यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाए जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो बच्चों से मेरा अनुरोध है। और आज विक्रम साराभाई जी की 107वीं जयंती पर हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करें, कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसमें क्या प्रॉब्लम है उस पर सोचें, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें, फिर अलग अलग चीज़ें हम क्या कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, सबके बारे में जानकारी मिली। और मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ से जाके अपने छोटे भाई बहनों को भी ये चीज़ें बताऊँ, वो भी आगे कुछ सीखे, नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उनके बारे में कुछ रिसर्च करें, सोचें, ताकि इससे हमारे देश को, बच्चों को नई सोच मिले और आगे सोचने का मतलब अपना
जो भी बस दिशा मिले नहीं। धन्यवाद। पायल के अलावा भी और कोई बच्चा अगर अपने विचार यहाँ रखना चाहता है, आज दिन भर का जो आयोजन आपने अटेंड किया उसको लेके। नाम अनमोल बामनिया है। यहाँ पर आकर तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सर से बात करने के बाद, मैडम से बात करने के बाद, यहाँ के वक्ताओं को सुनने के बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये मुझे अपनी लाइफ के बारे में ये पता चला है कि हमें चीज़ों को कैसे सोचना है, कैसे किसी चीज़ को कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, किसी चीज़ को कैसे दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद जैसे सोलर लाइट रहती है, सर ने जब बताया था कि लाइट नहीं है इस रूम में तो क्या किया जाए, तब मेरे दिमाग में आ रहा था कि सोलर लाइट, सूर्य ऊर्जा जैसे हम बोलते हैं, उसका यूज़ करके हम बिना लाइट चली आए जब उसका यूज़ कर सकते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सोच हमें आगे बढ़ाती है और हमें करियर ऑप्शन देती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत उनके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, वो आप लोग के साथ साझा करना चाहती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार दोहराएंगे। स्वाति दुबे मैडम, ये मेरी सीनियर रही हैं, रिसर्च स्कॉलर थी और मैं यहाँ से एमएससी कर रही थी। आज मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि मुझे घोष सर से मिलने का मौका मिला। क्या क्वांटम पढ़ाया, क्या सेमीकंडक्टर्स पढ़ाए, मतलब मैं उनको छोड़ ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम घर आना, तो मैंने कहा मैं घर आऊँगी। तो मुझे अपने गुरु से मिलने का मौका मिला, अपनी इस अध्ययनशाला में वापस आने का मौका मिला। और दीदी हमें बुलाती रहती। जैसे कल मैंने वो पत्र पढ़ा तो मैं 12th क्लास में पढ़ा रही थी, तो लड़कियाँ के मैडम हमको लेके चले, हमको लेकर चले। तो फिर उसमें लिखा हुआ था कि 11 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं ला सकते, पर वो 12th में जो बच्चे बैठे थे वो 22 थे, जस्ट दुगने। तो हमने फिर जो है दीदी को फ़ोन लगाया कि हमारे 12th को सारे को लेकर आ जाएं क्या। तो उनने कहा नहीं ठीक है आप सबको ले आएँ। अब हम 11th में गए तो बच्चे बोले मैडम हमको भी विक्रम साराभाई पद्म विभूषण की कायम में जाना है, जयंती में जाना है। मैंने फिर दीदी को फ़ोन लगाया कि हम तो 75 हैं, 75 स्टूडेंट्स और हम सब टीचर्स मिला के 80 हो जाएंगे, तो क्या हम आ जाएं क्या। तो बोले मैं और अच्छा प्लान करती हूँ, बच्चों को पूरी फिजिक्स लैब और फिजिक्स का सारा हम डिपार्टमेंट दिखाएंगे, तो बच्चों का यहाँ आने का हो जाएगा। मैं पूरे ज्ञानोदय, क्योंकि दीदी मेरे से बड़ी हैं और दीदी की जो बहन है वो मेरे साथ पढ़ती थी, हम दोनों क्लासमेट थे, रूममेट थे, इसलिए मेरी आदत दीदी बोलने की है। और पद में भी बहुत बड़ी हैं और बहुत सम्माननीय हैं, हमको बार बार यहाँ आने का मौका दे रही हैं। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमें ऐसे ही बुलाते रहें, हम ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल बामनिया है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं ज्ञानोदय लालपुर उज्जैन से आया हूँ। जी, और आपको यहाँ पे स्कूल ऑफ स्टडी फिजिक्स डिपार्टमेंट में आके यहाँ पे कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मुझे इनोवेशन जैसे बहुत सारे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारा ज्ञान मिला कि हमें रोज़ नई क्या इनोवेशन करनी चाहिए, क्या नई सोच करनी चाहिए और क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, इनके बारे में हमें पता चला। जी, क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज डॉक्टर विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विनोद अहिरवार है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं गवर्नमेंट ज्ञानोदय विद्यालय लालपुर उज्जैन से आया हूँ। आपको यहाँ पे स्कूल ऑफ स्टडी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट उज्जैन में आकर कैसा लगा? आज डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का जन्मदिन पर हम इस उपलक्ष्य में आए हैं। यहाँ पर हमें स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में कैसे करना है, अपने देश के भविष्य के बारे में सब कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। हमें बहुत ज्ञान अर्जित हुआ यहाँ पर आके। मतलब आज का दिन बहुत ही अनमोल था हमारे लिए, ताकि हम यहाँ पे आए और बहुत कुछ सीखा हमने आज के लिए। मतलब इन बहुत कम समय में हम बहुत कुछ जान पाए। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा।
जी धन्यवाद। मेरा नाम पायल गहलोत है। आप कहाँ से आए हो? मैं ज्ञानोदय विद्यालय उज्जैन यहीं लालपुर उज्जैन से आई हूँ। मुझे आज यहाँ पर विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती थी, जिस पर हमें इस उपलक्ष्य पे हमें मतलब स्पेस के बारे में, रिसर्च के बारे में, किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन कैसे करना है और फिर उसको प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे समझना है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसके बारे में सिखाया। और नई नई तरीक़ों से कैसे हम किसी चीज़ को मतलब जैसे रिसर्च करें, मतलब उनके बारे में, ताकि हमारा भारत आगे विकसित हो। उनकी वजह से बहुत सी चीज़ सिखाई। यहाँ कर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और मैं यहाँ से जाकर चाहूँगी कि मैं भी अपने छोटे भाई बहनों को ये चीज़ सिखाऊँ और उनको भी पता चले कि हाँ विक्रम मतलब हमारे देश में क्या क्या है, हम क्या क्या रिसर्च करते हैं, कुछ हो सकता है कोई हमारे देश के लिए जो आगे हमें मदद करे, GDP वगैरह जो भी आगे। बस इतना ही। मेरा नाम स्नेहा बामनिया है। जी आप कहाँ से आए हैं? हम ज्ञानोदय विद्यालय से आए हैं उज्जैन। जी आपको यहाँ पे स्कूल ऑफ स्टडी टीचिंग डिपार्टमेंट उज्जैन में आके कैसा लगा यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली इनोवेशन के बारे में, कि माइंडसेट के बारे में, कि रोज़ नए अच्छे आइडियाज़ वो करना और उन पर काम करना और प्रॉब्लम्स को देखकर उनका सॉल्यूशन निकालना और उस पर विचार करना, इन सब के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस पर मैं जाकर विचार भी करूँगी और अपने हर एक दिन का अच्छे से उपयोग कर कुछ नया सोचूंगी और उस पर विचार करूंगी और उसे और अच्छा किसी चीज़ को और डेवलप करूंगी। और मुझे यहाँ पर अपना स्थान बनाने वाली हैं स्नेहा बामनिया। जोरदार तालियां स्नेहा के लिए। अनुरोध करूंगी कि बच्चे को सर्टिफिकेट प्रदान कर। पर है हुनर गुप्ता, ऑक्सफोर्ड जूनियर कॉलेज। ऑक्सफोर्ड के तो बच्चे चले गए हैं। उस पर है प्रचेता द्विवेदी, वो भी जा चुके हैं। GDC। चलिए एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों विनर्स के लिए। और अब मैं इस कार्यक्रम को ऑलमोस्ट की जगह अब एंड तक हम ले जा रहे हैं। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूँगी। Respected HOD madam, respected judges of School of Studies in Physics, Samrat Vikramaditya Vishwavidyalay Ujjain and Vigyan Parishad Prayag Ujjain branch, I extend my sincere thanks to all of you. I would like to extend my deepest gratitude to our chief guest, Professor S.K. Ghosh, Professor V.K. Gupta ji and Mr. Vishal Samvatskar for gracing the occasion and inspiring us with your words. Special thanks to Gupta sir for kindly accepting our request and serving as a judge for essay competition. My gratitude goes to convener Dr. Swati Dubey ma'am, co-convener Dr. Ganpat Ahirwar and Dr. Nishal Yadav sir for their guidance. A special thanks goes to our organizing committee member Dr. Ratna Agarwal and Mrs. Sai Shikha Naidu madam, and research scholars, BSc and MSc students from managing competition and lab visit. Every detail was handled with care. A big thanks to all the students from Oxford Junior School, Gyan Sagar Global Academy, Gyan Sagar Academy, Gyanoday Vidyalay and GDC College of Ujjain for your active participation in essay and poster competition, and our respected judges for fair evaluation. I would like to thank all the teachers in charge for taking time for motivating your students to participate and for supporting them throughout the day. Thank you once again to everyone present here for making this symposium a success. Thank you everyone. है ना। अब ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका नाम है फ्लेम फोटोमीटर। क्या नाम है? फ्लेम फोटोमीटर। अब जो आपको यहाँ पर ये जो दिख रही है येलो कलर की फ्लेम, अब मेरे पास ये
पता कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर कैल्शियम का सॉल्यूशन डालूंगी तो ये क्या है, जो फ्लेम दिख रही है ना, ये लाल कलर की हो जाएगी, है ना। और फिर मैं इसके ग्राफ पेपर बनाती हूँ, यहाँ पर उसकी रीडिंग आ जाती है। जब मैं उसकी रीडिंग से जब इसका ग्राफ बनाऊंगी तो मुझे उसका क्या अनुपात या कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा सही है और कितना गलत है। मिट्टी के अंदर सोडियम की मात्रा, मिट्टी के अंदर पोटेशियम की मात्रा, इन सब चीज़ों को मैं भी इसके अंदर देख सकती हूँ। जब सोडियम की मात्रा पता करनी है, सोडियम का अमाउंट पता करना है, तो ये जो फ्लेम है ये येलो, ऑरेंज येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का करूँगी तो उससे थोड़ा सा और डार्क कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी तो आपको ऐसे दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिया, और बाकी ये यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। जो आपको ये नीला नीला सा पार्ट दिख रहा है, झुक के देखो, यहाँ पर चेंज आ जाता है, यहाँ पर चेंज आ जाता है। तो ये चीज़ तो जो है वो दिख ही रही है, यहाँ पर बेसिक जगह पर चेंज आ जाता है। तो ये हम आयंस का किसी भी जो फूड प्रोडक्ट होता है इसके अंदर हम उसकी जांच के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके के अगर हमको दो मटेरियल आपस में जोड़ रहे हैं, और दो मटेरियल में एक जो बड़ा मटेरियल होगा अपर लेयर का, वो अगर नैनो मटेरियल है, बहुत बारीक पार्टिकल है, तो इसको आप बहुत ईजी पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी एक जो कि आपको बेस सबट्रेट, उसको सबट्रेट होगी, जो बेस का मटेरियल है वो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे होता है, तो हम इसमें जितना ज़्यादा हम करेंगे थोड़ा सा फंक्शन अगर जो भी सबट्रेट या मटेरियल यहाँ पर रखेंगे तो वो मटेरियल इसमें सेट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे आप इसको रन करना चाहते हैं, क्लोज करने के बाद में यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम जैसे आपने पहले बनाने का सेट कर दिया है, तो इसका मतलब होता है कि ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये अंदर कितनी देर रोटेट करेगा वो बट इसके बाद रन का मतलब होता है कि उस रोटेशन पे ये कितनी देर स्टेबल बना रहेगा। तो हम उसको रोक के रख सकते हैं, अगले 10 सेकंड में चाहूँ तो उसको 20-30 कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर आपने इस तरीके से इस प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, अंदर रोटेशन स्टार्ट हो गए। अब आपको जो नैनो सब्सटेंस पे लाइट पड़ेगी तो उसकी पिक जो है वो सब्सटेंस के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है उसके अकॉर्डिंग पिक दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर अपने सब्सटेंस पे वो पिक नहीं है तो वो पिक नहीं दिखेगी। बस वैसे ही फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ोगे तो बेसिक फंक्शनल ग्रुप जो है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इससे पढ़ा होता है आलिया। हेराल्डिक विद्युत अपघटन के नियम तो पढ़ाई होगा। तो उसी चीज़ का ये जो है एक प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। इसमें दो छड़ डालते हैं अपन, है ना, एक होती है एनोड, एक होती